Question number 1. Which one of the following is also known as lactic acid? Dihydroxybutanoic acid, 3-hydroxypropanoic acid, 2,2-dihydroxybutanoic acid या फिर 2-हाइड्रोक्सीप्रोपानोइक एसिड। इनमें जो सा करेक्ट ऑप्शन है वो है डेल्टा ऑप्शन, 2-हाइड्रोक्सीप्रोपानोइक एसिड। अब मैं आपको लैक्टिक एसिड का स्ट्रक्चर फार्मूला बना के दिखाता हूँ और आपको बताता हूँ किस तरह से इसको हमने नेम दिया है 2-हाइड्रोक्सीप्रोपानोइक एसिड का। ये फार्मूला होता है लैक्टिक एसिड का। ये कार्बन नंबर 1, क्योंकि हम इसे कार्बोनाइल कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, 3 और कार्बन नंबर 2 पे OH एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप पर लगा हुआ है। इसको जब हम नेम देंगे हम कहेंगे 2-हाइड्रोक्सी, यानी कार्बन नंबर 2 पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और 3 कार्बन है और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो ये प्रोपानोइक एसिड बन जाएगा। सो 2-हाइड्रोक्सी propanoic acid is correct name of lactic acid. The oxidation of isopropyl alcohol yield propane, propanol, propanone, propanoic acid. इसका करेक्ट ऑप्शन है चार्ली ऑप्शन सी ऑप्शन प्रोपानोन, क्योंकि जब हम अल्कोहल के ऑक्सीडेशन करते हैं यहाँ एल्डिहाइड बनता है अगर प्राइमरी अल्कोहल हो, अगर सेकेंडरी अल्कोहल हो तो फिर वो कीटोन बन जाता है। तो अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से यहाँ तो एल्डिहाइड बनेगा यहाँ कीटोन बनेगा। इनमें सिर्फ एक ही ऑप्शन है सी ऑप्शन जो कि कीटोन है, बकाया एक अल्केन है, दूसरा अल्कोहल, तीसरा कार्बोक्सिलिक एसिड। सो आप इजीली ये फाइंड कर सकते हैं कि इसका करेक्ट ऑप्शन चार्ली ऑप्शन है। अगर यहाँ पर कोई एल्डिहाइड प्रोपानल दिया होता तो फिर आपको ये देखना पड़ता कि आइसोप्रोपाइल अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल है या सेकेंडरी। अगर ये प्राइमरी है तो फिर एल्डिहाइड प्रोपानल होता, क्योंकि ये सेकेंडरी अल्कोहल है तो इसका करेक्ट ऑप्शन प्रोपानोन ही है। Methanol can be obtained from water gas, methane, distillation of wood, all of the above. इसका आंसर डेल्टा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि हम वाटर गैस जो कि मिक्सचर होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का और हाइड्रोजन गैस का, इसको हम हाइड्रोजन गैस और कार्बन मोनोऑक्साइड को इस्तेमाल करते हुए और कैटालिस्ट इस्तेमाल करते हुए हम मिथेनॉल हासिल करते हैं। इसको हम इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल भी कहते हैं। और मीथेन की अगर ऑक्सीडेशन करेंगे तो तब भी हम मिथेनॉल हासिल कर सकते हैं। और ये फॉर्मल प्रोसीजर पहले यूज होता था डिस्टिलेशन ऑफ वुड। डिस्टिलेशन ऑफ वुड के जरिए अगर मिथेनॉल हासिल की जाती थी तो उसे हम वुड स्प्रिट कहते थे। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा ऑप्शन। ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर फर्मेंटेशन प्रोसेस, ये सिर्फ और सिर्फ बुक की लाइन है, ज़रा कंसेप्चुअल एमसीक्यूज नहीं। 37 डिग्री, 25 to 35, 25 to 35 डिग्री, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जो फर्मेंटेशन का वो 25 to 35 डिग्री होता है। कैटालिस्ट यूज ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ मिथानॉल फ्रॉम वाटर गैस, मैंने आपको पहले भी बताया कि क्वेश्चन नंबर 3 था या 2 था कि वाटर गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिक्सचर। वो जो कैटालिस्ट यूज़ किया जाता है इस प्रोसेस में मिथानॉल हासिल करने के लिए वो जिंक ऑक्साइड और क्रोमेट यूज़ किए जाते हैं, क्रोमियम ऑक्साइड। एलुमिना, जिंक क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड ये तीनों यूज़ नहीं किए जाते। मिथाइलेटेड स्पिरिट इज अल्कोहल विच कंटेन डैश परसेंट मिथानॉल। हम इथानॉल के अंदर, क्योंकि लोग उसे ड्रिंक के लिए यूज़ करते हैं और उसके अंदर हम मिथानॉल यानी मिथानॉल, इसे एक और भी नाम देते हैं मिथाइल अल्कोहल, इसको हम ऐड कर देते हैं ताकि इसको ड्रिंक पर्पज़ के लिए यूज़ ना किया जाए। तो इसकी जो परसेंटेज ऐड की जाती है 10% मिथानॉल यूज़ किया जाता है, ना कि 25, 90 और 60%। Starch is converted into maltose in the presence of dash enzyme, invertase, zymase, diastase, maltase। इनमें जो सा करेक्ट ऑप्शन है वो है चार्ली ऑप्शन, डाइएस्टेज।
जब हम स्टार को वाटर की प्रेजेंस में कन्वर्ट करते हैं माल्टेज में, तो तब हम डाइएस्टेज एंजाइम यूज़ करते हैं जो कि यीस्ट रिलीज करती है, जो कि फंजाई है। द अल्कोहल इन 100% प्योर फॉर्म नो एज मिथाइलेटेड अल्कोहल, रेक्टिफायर स्पिरिट, वुड स्पिरिट, एब्सोल्यूट अल्कोहल। हम जब 100% तक प्योर अल्कोहल अचीव कर लेते हैं तो हम उसको कहते हैं एब्सोल्यूट अल्कोहल। जबकि अगर किसी अल्कोहल में हम मिथाइल ऐड करें तो उसे मिथाइलेटेड अल्कोहल, 95% प्योर अल्कोहल को रेक्टिफायर स्पिरिट, और हम मिथानॉल को हासिल करते थे डिस्टिलेशन ऑफ वुड के ज़रिए, तो उसे हम मिथानॉल को वुड स्पिरिट कहते थे। सो चार्ली ऑप्शन भी गलत है। करेक्ट ऑप्शन है डेल्टा ऑप्शन, एब्सोल्यूट अल्कोहल। अब कंसेप्चुअल एमसीक्यूज आ रहे हैं। व्हेन अ न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन अल्कोहल, द बॉन्ड ब्रेक्स, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन। इनमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बीटा ऑप्शन, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होता है जब कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। अब कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड क्यों ब्रेक होता है, इसको अब हम डिस्कस करते हैं। अब देखिए, ये एक न्यूक्लियोफाइल है, फर्ज करें इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन पेयर है या लोन पेयर है। अब इसे किसी प्रोटॉन की ज़रूरत है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसे पॉजिटिव चार्ज की ज़रूरत है। जब ये किसी कार्बन, जैसे फर्ज कर लेते हाइड्रोजन भी जुड़ा है, जब ये इस पर अटैक करेगा तो ये ऑक्सीजन पे नहीं बल्कि इस कार्बन पे अटैक करेगा। जब ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करेगा तो ये ऑक्सीजन और कार्बन का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और न्यूक्लियोफाइल और कार्बन का बॉन्ड बन जाएगा। इसलिए जब भी कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो उस वक्त कार्बन और ऑक्सीजन जो उनका बॉन्ड बना होता है अल्कोहल के दरमियान वो टूटता है। दूसरी तरफ जब कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो फिर कार्बन ऑक्सीजन नहीं बल्कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल जो सा होता है उसको होती है इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत, और कार्बन पे तो पहले ही पॉजिटिव चार्ज होता है और इस हाइड्रोजन पर भी पॉजिटिव चार्ज होता है। जबकि इलेक्ट्रॉन को चाहिए नेगेटिव चार्ज वाला या लोन पेयर वाला एटम, तो इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करेगा, अटैक करेगा इस ऑक्सीजन पर, क्योंकि ये ऑक्सीजन और कार्बन का बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग है ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बॉन्ड से। इसलिए ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड वीक होने की वजह से ये टूट जाएगा और ये इलेक्ट्रोफाइल इस ऑक्सीजन से आकर जुड़ जाएगा। इस तरह से जब कोई न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक करता है तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होता है, लेकिन जब कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है अल्कोहल पर तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होता है। इन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद अमोनिया विच बॉन्ड ब्रेक्स, ये क्वेश्चन नंबर 10 की समरी समझ लें या एग्जाम्पल समझ लें। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन कार्बन। इनमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है अल्फा ऑप्शन, क्योंकि अमोनिया अल्कोहल पैक्ट करता है। तो आपको देखना है कि अमोनिया एक न्यूक्लियोफाइल है या इलेक्ट्रोफाइल है। अगर अमोनिया का स्ट्रक्चर ड्रा करें NH3, तो नाइट्रोजन के ऊपर दो लोन पेयर हैं। इस लोन पेयर की वजह से नाइट्रोजन एक न्यूक्लियोफाइल के तौर पर अमोनिया एक्ट करता है। तो न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा तो ये कार्बन पे करेगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जब भी अटैक करता है किसी पॉजिटिव चार्ज एटम पे अटैक करता है। जब ये कार्बन पे अटैक करेगा तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये नाइट्रोजन NH3 जो उनसे है ये NH2 के फॉर्म में अटैच हो जाएगा। जैसे कि ऊपर आपको बताया कि जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करे तो फिर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक करता है, जबकि इलेक्ट्रोफाइल अटैक करे तो फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होता है। इन रिएक्शन बिटवीन इथानॉल एंड सोडियम मेटल, द बॉन्ड ब्रेक, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन। इस क्वेश्चन में जो करेक्ट ऑप्शन है वो है चार्ली ऑप्शन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा जब सोडियम मेटल इथेनॉल पे एक्ट करेगी। क्योंकि जब हम सोडियम मेटल का स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, सोडियम Na पॉजिटिव ये अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके पॉजिटिव चार्ज रखता है। इसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ये इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर एक्ट करता है, जिसकी वजह से ये ऑक्सीजन पे एक्ट करेगा और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा।
When alcohol react with concentrated H2SO4 at 180 degrees centigrade, the product form is ethane, ethene, diethyl ether, dimethyl ether। इसका करेक्ट ऑप्शन है बीटा ऑप्शन इथीन, क्योंकि जब अल्कोहल को हम हीट करते हैं कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ 180 डिग्री पर, तो तब जो प्रोडक्ट बनती है वो एक एथीन का मॉलिक्यूल बनता है और एक वाटर का। लेकिन अगर हम इसी अल्कोहल को 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करें तो तब एक डाईइथाइल ईथर का मॉलिक्यूल बनेगा और दूसरा मॉलिक्यूल बनेगा वाटर का। सो उन्होंने पूछा हुआ है 180 डिग्री का, तो हमारा सही जवाब है इथीन, बीटा ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूज ऑफ मिथानॉल? यूज एज सॉल्वेंट, यूज फॉर डिनेचरिंग ऑफ अल्कोहल, यूज एज फ्यूल, यूज एज एंटीफ्रीज। इनमें जो सा अल्फा बीटा और डेल्टा ऑप्शन है ये तीनों ही करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि मिथानॉल को सॉल्वेंट के तौर पर भी यूज़ करते हैं, फैट्स के लिए, ऑयल्स के लिए, पेंट के लिए, डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल के लिए भी यूज़ करते हैं, और रेडिएटर जो होते हैं ऑटोमोबाइल के उसके लिए एंटीफ्रीज के तौर पर भी एक्ट करता है मिथानॉल। लेकिन मिथानॉल को हम फ्यूल के लिए यूज़ नहीं कर सकते। फ्यूल के लिए हम इथानॉल को यूज़ करते हैं, ना कि मिथानॉल को। सो चार्ली इज करेक्ट ऑप्शन। द फार्मूला ऑफ कार्बोलिक एसिड इज C6H6OH, C6H7OH, C6H5OH, C6H6। इसका करेक्ट ऑप्शन है चार्ली ऑप्शन, क्योंकि कार्बोलिक एसिड को हम फिनोल ही कहते हैं। फिनोल का सेकंड नेम ही कार्बोलिक एसिड है। लेकिन स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि फिनोल होता है बेंजीन के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा होता है, तो इसका फार्मूला C6H6OH होना चाहिए, लेकिन इसका फार्मूला है C6H5OH। क्योंकि जब बेंजीन के ऊपर हम OH ग्रुप लगा के फिनोल बनाते हैं तो पहले हम इधर से हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो एक हाइड्रोजन लगा होता है 6 कार्बन पे या फर्स्ट कार्बन पे, उसे रिमूव करते हैं। उसे रिमूव करने के बाद हम इधर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाते हैं और ये फिनोल बन जाता है। इससे पहले ये अगर इधर हाइड्रोजन रिमूव नहीं करेंगे तो इधर OH नहीं लगेगा, लिहाजा अगर इसकी नंबरिंग करेंगे हाइड्रोजन की तो C6H5OH बनेगा, क्योंकि इधर जो सा हाइड्रोजन था वो तो हमने रिमूव कर दिया और बकाया बचे 1 2 3 4 5, और ये C6H5OH ये जनरल फार्मूला बन जाएगा फिनोल का। द नेसेसरी कंडीशंस ऑफ डव्स मेथड: 100% NaOH, 390 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एंड 200 atm pressure, 10% sodium hydroxide, 400 degree centigrade temperature and 150 atm pressure, 20% NaOH, 360 degree centigrade temperature and 150 atm pressure, 10% NaOH, 360 degree centigrade temperature and 150 atm pressure। तो डेल्टा ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि डव्स मेथड में हम क्लोरोबेंजीन को यूज़ करते हुए फिनोल को की प्रिपरेशन करते हैं, जिसमें पहले सोडियम फिनोक्साइड बनता है और उसको HCl से रिएक्ट करा के हम फिनोल हासिल करते हैं और इसके एक बायो प्रोडक्ट बनता है NaCl। इस प्रोसेस में जो हम चीज़ें यूज़ करते हैं ये 10% सोडियम हाइड्रोक्साइड और टेम्परेचर 360 डिग्री रखते हैं और 150 atm प्रेशर देते हैं। सो डेल्टा इज आवर करेक्ट ऑप्शन। Relative acidic strength of alcohol, phenol and water is phenol, water, alcohol, water, phenol, alcohol, phenol, water, alcohol, phenol, water, alcohol। इनमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डेल्टा ऑप्शन, क्योंकि फिनोल ज़्यादा रिएक्टिव होती है, ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होती है इसकी वाटर से, और वाटर की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है एसिडिक स्ट्रेंथ अल्कोहल से। स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि इधर सिंबल का फर्क आ जाता है। सी ऑप्शन में फिनोल की उन्होंने लिखा हुआ है ज़्यादा होती है स्टिक स्ट्रेंथ वाटर से, लेकिन वाटर का इधर सिंबल देखें तो ये उसने शो किया है वाटर की स्टिक स्ट्रेंथ अल्कोहल से कम है, इसलिए सी ऑप्शन रॉन्ग ऑप्शन है और करेक्ट ऑप्शन है डेल्टा ऑप्शन।
फिनोल ऑन रिएक्शन विद HNO3 at 100 degree centigrade gives sigma nitrophenol, para nitrophenol, picric acid, all of the above. फिनोल जब HNO3 से रिएक्ट करती है तो वो दो तरह की प्रोडक्ट देती हैं। अगर फिनोल HNO3 से रिएक्ट करे 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो वो देती है सिग्मा नाइट्रोफिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल। लेकिन अगर फिनोल रिएक्ट करे HNO3 के साथ 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो वो देती है पिक्रिक एसिड यानी 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। तो चार्ली इज आवर करेक्ट ऑप्शन। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 4 सिग्मा नाइट्रोफिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल नहीं देती। Bakelite is a polymer of phenol. When it reacts with ethanol, methanol, propanol, ethanol, जब फिनोल रिएक्ट करती है फॉर्माल्डिहाइड के साथ तो वो एक पॉलीमर बनती है। एक फॉर्माल्डिहाइड पहले रिएक्ट करता है फिनोल से, वो दूसरे से, इस तरह से बिग पॉलीमर बन जाता है जिसे हम बेकलाइट कहते हैं। तो जो फॉर्माल्डिहाइड है जिससे फिनोल रिएक्ट करती है उसका आईयूपीएसी नेम है मिथानल। So beta is our correct option. In Williamson's synthesis, ether is produced. Which reactant act as nucleophile? Alkoxide, alcohol, Na, sodium, alkyl halide. Alpha is our correct option. विलियमसन सिंथेसिस में पहले अल्कोहल रिएक्ट करता है सोडियम के 2 मॉलिक्यूल से 2 एटम से और रिएक्ट करके एक अल्कोक्साइड आयन बना देता है। ये अल्कोक्साइड आयन अल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करके ईथर बनाता है। अब ये अल्कोक्साइड आयन न्यूक्लियोफाइल के तौर पर ऐसे रिएक्ट करता है कि इस ऑक्सीजन पे होता है नेगेटिव चार्ज। इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है और इस कार्बन जो कि ब्रोमीन से अटैच होती है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ये नेगेटिव चार्ज वाला ऑक्सीजन इस पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन पे एक्ट करता है क्योंकि न्यूक्लियोफाइल पे नेगेटिव चार्ज होता है। इस तरह से ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट करता है और वो कार्बन जो कि अल्काइल हैलाइड से अटैच होता है वो इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर एक्ट करता है। और उन्होंने पूछा हुआ है इनमें से कौन सा न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट करता है, अल्कोक्साइड आयन, सोडियम, अल्कोहल, अल्काइल हैलाइड। और विलियमसन सिंथेसिस का जो मेजर प्रोसेस है वो सेकंड स्टेप ही है। पहला स्टेप तो वैसे उन्होंने बताया हुआ है कि अल्कोक्साइड आयन कैसे बनता है। विलियमसन सिंथेसिस शुरू इधर से होती है कि अल्कोक्साइड आयन लें आप और उसको रिएक्ट कराएं अल्काइल हैलाइड के साथ। तो इस रिएक्शन में क्या होगा कि ये जो सा अल्कोक्साइड आयन है ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट करेगा और जो सा अल्काइल हैलाइड है ये इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर। अगर देखा जाए तो अल्कोहल भी इधर फर्स्ट स्टेप में अल्कोहल भी न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट कर रही है। लेकिन उन्होंने पूछा है विलियमसन सिंथेसिस में, तो विलियमसन सिंथेसिस में मेजर प्रोसेस जो है हम उसे देखेंगे जो से वो ये वाला प्रोसेस है जिसमें ऑक्साइड रिएक्ट करता है अल्काइल हैलाइड के साथ।